So before discussing in the operational part, I'll just try to explain about the infra first, as I explained in email that today we are going to discuss only SD-WAN Viptela infra and the component of Viptela SD-WAN. Okay, so let me quickly share the screen. So is it visible to everyone? Yes, visible. Yes. ओके तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंट्रोल पार्ट की। विप्टेला में हमारे जो 3 मेन कंपोनेंट हैं वो है आपके वीवॉन, वी स्मार्ट, वी मैनेज, और मोस्ट ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड ये होस्ट किए जाते हैं इधर ऑन पम्प सोल्यूशन, ऑन पम्प पॉप, और इधर ऑन AWS। इट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन कस्टमर चॉइस। तो अगर आपके पास बैकबोन है, इंफ्रा है, वर्चुअलाइजेशन का सेटअप है, देन यू कैन डिप्लॉय ऑन द कस्टमर पॉप ईदर ऑन योर पॉप इफ यू आर ए काइंड ऑफ ISP। और अगर नहीं है देन यू कैन टेक इट फ्रॉम द AWS और Azure। तो सबसे पहले ये जानते हैं अपन कि कैसे ये चीजें होस्ट हैं या इसका सेटअप क्या है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो सेटअप होता है ये कैसे ये चीजें होस्ट होती हैं। तो जो आपका स्मार्ट्स जितने भी होते हैं ना आज की डेट में आप देखोगे AWS पे सारा जाता है। AWS में ये लेट सपोज AWS का कोई साइट है, इट कुड बी योर यूरोप रीजन, इट कुड बी योर EMEA रीजन और MR रीजन, कोई भी हो सकता है। वहां पे क्या करता है, जब भी कोई डिप्लॉयमेंट किसी कस्टमर के लिए शुरू होती है तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिसाइड अ कंप्यूट। कंप्यूट समझते हैं आप? किसी ने कोई अवेयर है अबाउट व्हाट इज द हाइपरवाइजर काइंड ऑफ थिंग, UCP, इस तरह की चीजें सुनी है किसी ने अभी तक? कॉन्ट्रेल जूनिपर में जिन्होंने काम किया है आई एम 100% श्योर कि उन्होंने सुनी होगी। हमारा NSG में भी यही मोस्ट ऑफ द टाइम चलता है, बैकएंड में यही सारा प्रोसेस होता है। इट्स काइंड ऑफ सर्वर एंड देन देयर इज अ हाइपरवाइजर एंड देन उसके ऊपर आप कोई इमेज डालते हो किसी पर्टिकुलर सर्विस की। सेम चीज गोज विद विप्टेला ऑल्सो। तो यहाँ पर आपका सर्वर होता है, सर्वर कुड बी आपका सिस्को का हो सकता है, आपका HP का हो सकता है, आपका किसी भी कंपनी का हो सकता है जो सर्वर बनाती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर उसका एक iOS होता है, एक उसका फर्मवेयर वर्जन होता है जो उस डब्बे को, उस सर्वर को रन करता है। एंड देन टॉप ऑफ देम वी हैव अ हाइपरवाइजर। आप जिस किसी को नहीं पता है हाइपरवाइजर, वो एक बार गूगल कर लेना, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसकी जरूरत इसलिए है कि एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कंट्रोलर कैसे डिप्लॉय हो रहे हैं। एज डिवाइस पे तो हम डे टू डे सारा काम कर रहे हैं, बट कंट्रोलर कैसे डिप्लॉय हो रहे हैं, कहाँ डिप्लॉय हो रहे हैं और क्या उसका प्रोसीजर होता है, उस पर थोड़ा सा मैंने सोचा यहाँ ग्राउंड से शुरू करें तो लोगों को एक ओवरव्यू रहेगा कि हाउ इट इज डिप्लॉयड। जब आपका कोई भी सर्वर, आपने किसी भी पॉप में, हमारा रीजन है, एक कस्टमर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं बोलता हूँ मैंने एंग्लो अमेरिका सेलेक्ट किया। एंग्लो अमेरिका की साइट्स हैं आपकी अक्रॉस द ग्लोब, उसकी यूरोप में भी हैं, US में भी हैं और एशिया पैसिफिक में भी हैं। ठीक है, अब मेरे को अकॉर्डिंगली अपना कंट्रोलर या अपना अंडरले या अपना ओवरले डिसाइड करने से पहले मेरे को रीजन भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपने कंट्रोलर कहाँ कहाँ रखूं, रेजिलेंसी कहाँ कहाँ बनाऊं, किस किस AWS के पॉप पे मैं अपने वी स्मार्ट या वी मैनेज को डिप्लॉय करूं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी मैनेज जनरली एक ही होता है अनटिल और अनलेस आपके 2000 से ऊपर कंट्रोल कनेक्शन नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी एंड साइट नहीं है या फुल मेश टोपोलॉजी आप यूज नहीं कर रहे हो, तो सिंगल वी मैनेज कैन हैंडल लॉट्स ऑफ डिवाइस कंट्रोल कनेक्शन। अगर वो आपका बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, जो कि एक सिंगल वी मैनेज के लिए, अब वी मैनेज की अगर मैं बात करूं तो वी मैनेज के लिए इतना टफ क्यों है? वी मैनेज एक ऐसा कंपोनेंट है आपके SD-WAN सॉल्यूशन में जो आपके कॉन्फ़िगरेशन में भी हेल्प करता है, आपके मॉनिटरिंग में भी हेल्प करता है, आपके स्टैटिक्स भी जनरेट करता है, आपके API कॉल्स भी उस पर चलती हैं, उसके अंदर DB डेटाबेस भी होता है। तो सारी चीजें बैक एंड में जो है वी मैनेज बहुत सारा सपोर्ट करता है। ओवरले, अंडरले, नेटवर्क जो भी है आपका, जो भी स्टैटिक्स वगैरह जाते हैं, ये उसको कुछ टाइम इंटरवल में फेच करता रहता है एज डिवाइस से।
ठीक है। इसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क लगी होती है, प्रॉपर हार्ड डिस्क होती है आपकी। दो तरह की हार्ड डिस्क होती है, एक एचडीडी होती है, एक एसडीडी होती है। तो क्लाउड में होस्टेड है तो आई एम 100% श्योर कि एसडीडी होंगी, बिकॉज दे आर वेरी फास्ट। ठीक है। तो जब कभी भी आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को इतने कंट्रोलर लगाने हैं, इस रीजन में लगाने हैं, सपोज आपने एक भी स्मार्ट लगा दिया आपने ईमिया रीजन में, एक भी स्मार्ट लगा दिया आपने एमआर रीजन में, रीजन कि उस साइड की अगर आपकी साइड ज्यादा है। अदरवाइज आपने एक भी स्मार्ट लगा दिया एपेक में, या लेट्स सपोज सिंगापुर में लगा दिया, और एक भी स्मार्ट लगा दिया आपने कहीं पे यूरोप में। वी बॉन्ड अक्रॉस द रीजन सभी सारे ही पॉप्स में और सारे ही रीजन में रखे जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा वी बॉन्ड 2, 3, 4 तक तो होते ही होते हैं। वी स्मार्ट लिमिटेड कस्टमर है, 250-300 साइट्स हैं और फुल मैस नहीं है हमारा, पार्शियल मैस है या हब एंड स्पोक काइंड ऑफ टोपोलॉजी है, तो 2 वी स्मार्ट इज मोर देन इनफ टू हैंडल दैट कंप्लीट ओवरले ट्रैफिक और दैट राउटिंग। वी मैनेज, अगेन मैंने कहा कि वी मैनेज यहाँ पर सबसे ज्यादा लोड लेता है किसी के भी नेट। आप देखोगे जब कभी भी वी मैनेज को डिप्लॉय किया जाता है, जो मैं कंप्यूट की बात कर रहा था यहाँ पे, हाइपरवाइजर के ऊपर आपने एक विपटेला की इमेज डाल दी। इस इमेज को जब आप डालोगे ना, तो इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ता है कितनी मेमोरी चाहिए और कितनी इसमें हार्ड डिस्क का स्पेस चाहिए मेरे को। और इट्स गोज विद एवरी ईच एंड एवरी कंपोनेंट, जिसमें से कि वी बॉन्ड सबसे कम यूटिलाइज करता है, वी स्मार्ट थोड़ा बहुत इससे ज्यादा यूटिलाइज करता है, एंड वी मैनेज सबसे ज्यादा यूटिलाइज करता है। रीजन कि उसको डेटाबेस, स्टैटिक्स, ग्राफ्स, जो आप पीरियोडिक ग्राफ्स देखते हो या टेम्पलेट देखते हो, वो सारी चीजें इसी में स्टोर होके आती हैं वी मैनेज में। सो फार इट इज गुड और एनी क्वेश्चन? ये मैं कोई वैसा लेक्चर नहीं दे रहा हूँ भाई लोग, ये समझ लेना कि जहां पर चीजें समझ में नहीं आती ना, बेसिक से मैं बता रहा हूँ, वहां पर यू कैन रेज ए क्वेश्चन कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। संदीप, यहाँ पे तीनों को कंट्रोलर क्यों बोलते हैं? यहाँ पे तीनों क्यों कंट्रोलर है? यहाँ पे कंट्रोलर इसलिए तीनों होते हैं क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं आपकी सारी डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं ना। आपके सारे एज डिवाइस को आपका वी बॉन्ड ऑथेंटिकेट करेगा। अगर वी बॉन्ड नहीं होगा तो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? वी स्मार्ट आपके सारे एज डिवाइस को राउटिंग प्रोवाइड करता है। वी मैनेज से आप सारे एज डिवाइस पे पॉलिसी पुश कर सकते हो। दैट इज व्हाई इट्स अ कंट्रोलर। तीनों को एक ही डब्बा में क्यों नहीं रखा? मतलब एक ही डब्बा में नहीं ले रखा है, ये एक पॉप है। दिस इज अ पॉप, दिस इज अ डिफरेंट सर्वर। ना, ये जो आपका 3 कंट्रोलर्स है, तीनों का फंक्शन एक ही बॉक्स में क्यों नहीं है? मतलब तीनों का फंक्शन एक ही कर बॉक्स में सकते भी तो हो हो सकता आप बिल्कुल कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट अगर वो सर्वर डाउन हुआ, अगर ये सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, इसके अंदर के कंप्यूट नोड्स में कुछ दिक्कत आ गई, हाइपरवाइजर में कुछ दिक्कत आ गई, या इस सर्वर के फर्मवेयर में कोई दिक्कत आ गई, देन एवरी है। क्लस्टर में ले लेंगे ना, फिर हम क्लस्टर ले लेंगे, 3 का ले तो लेंगे। डबल काम तो है ना फिर आपका। या तो आप यहाँ सिंगल लो कंप्यूट नोड, या तो फिर आप क्लस्टर में लो, खर्चा डबल है। सर, इनकी जो प्लेसिंग होती है रीजन वाइज डिफरेंट होगी कि एक ही रीजन में रख सकते हैं इसको? नहीं, एक रीजन में भी रख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनको रिजिलेंसी की वजह से स्पेशली वी स्मार्ट को और वी बॉन्ड को अलग अलग रीजन में ही रखा जाता है। वी मैनेज तो जनरली आपका एक ही यूज होना है ना, तो उसको तो आपको एक ही यूज करना है, उसको आप कहीं भी रख लो। बट जो वी स्मार्ट होते हैं मोस्टली आपने देखा होगा, एक ईमिया में एक एमआर में होगा आपका, या एक ईमिया में एक एशिया पैसिफिक में होगा। और दो अगर आपने डिफरेंट रीजन में रख दिया तो उनकी कनेक्टिविटी कैसे होगी? उनकी कनेक्टिविटी अंडरले से होगी। वी स्मार्ट और वी स्मार्ट के बीच में ओएमपी चलती है ना भैया। ये एज डिवाइस आपका यूरोप में रखा है, ये एज डिवाइस आपका एशिया पैसिफिक में रखा है, तो ये क्या आपस में कनेक्टिविटी नहीं है इनकी, है ना? सेम गोज विद वी स्मार्ट। आप कहीं भी रखो, आपको अंडरले राउटिंग तो करनी पड़ेगी सब चीज के लिए। ओके, ठीक है। और कोई अभी तक यहाँ तक जो चीजें समझ में नहीं आई? ये वी मैनेज जो कंट्रोलर है, इसका तो नंबर कम होते, जैसे 1 और 2 होते, इनका कोई रिडंडेंसी होता है क्या? मतलब वी मैनेज देखो, हाँ मैं आता हूँ उस पर। देखो वी मैनेज ना, आपकी वी मैनेज अगर डाउन भी हो गया ना आपके डेटा प्लेन, ये कंट्रोल प्लेन में,
ठीक है। जी तो ये कोई रोल प्ले नहीं करता आपका डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने में, इसलिए इसकी रेजिलियंसी जरूरी नहीं है। वी कैन ट्रबल शूट इन अ मीन वाइल। ओके अगर ये डाउन हो जाता है ना, तो आप इसका जो है, या तो आपका अगर CLI और GUI एक्सेस दोनों चला गया, ठीक है, इधर यू नीड टू रिबूट इट मैनुअली बाय सेंडिंग FE। बट फिर भी ये अगर डाउन भी हो गया, आपका भी मैनेज कंप्लीटली अगर डाउन भी हो जाता है ना, तो आपके डेटा प्लेन में कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये डेटा प्लेन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। ये आपका केवल कॉन्फ़िगरेशन पुश करने के लिए, टेम्पलेट पुश करने के लिए, डिवाइस से स्टैटिक्स इंटरफेस के जनरेट करने के लिए, या आपने कोई थर्ड पार्टी API कॉल चला रखी है, लेट सपोज आपके सेबोन पे जो चल रही है, जो यहाँ से डेटा फैच करके सेबोन सर्वर पे देती है, मैनेजमेंट गेटवे पे देती है, वो चीजें केवल इसमें इंपैक्ट होंगी कि उस बीच में आप GUI एक्सेस नहीं ले पाओगे, कोई चेंजेस यहाँ से नहीं कर पाओगे भी मैनेज से। आपको डायरेक्टली डब्बे का एक्सेस चाहिए होगा। ओके गॉट इट। ठीक है। हाँ, भी स्मार्ट अगर डाउन होता है कंप्लीटली, उसका भी काफी सारा विप्टेला में ये है कि आपका डेटा प्लेन तब भी डाउन नहीं होता है, क्योंकि इसमें ग्रेसफुल रिस्टार्ट टाइमर होता है। तो ये एकदम से ऐसा नहीं है कि आपका दोनों भी स्मार्ट डाउन चले गए और अब आपका साइट टू साइट या साइट टू कहीं और जाना है, वहां का कोई वो ही नहीं चल रहा, डेटा ट्रैफिक चल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। इसका भी ग्रेसफुल रिस्टार्ट टाइम होता है, तब तक भी वो अगर अप नहीं आया तो उसके बाद जाके जो है कंप्लीटली डाउन होता है डेटा प्लेन। ओके ठीक है। नहीं तो संदीप, ये जो अगर वी स्मार्ट का जो ग्रेस टाइम पीरियड है, राइट, ये उस टाइम तक अप नहीं आया और स्टिल डाउन रहा, तो उसमें एग्जिस्टिंग नेटवर्क में कुछ इम्पैक्ट होता है? इसमें सर देखो, एग्जिस्टिंग नेटवर्क में कुछ इम्पैक्ट वैसे आना नहीं है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद भी, क्योंकि क्या है ना, नेटवर्क में आपको लेट सपोज कहीं से कोई नया स्टैटिक रूट या राउटिंग की कोई इंफॉर्मेशन है, या कोई नया डब्बा आपने ऐड करने की सोची नेटवर्क में, अनटिल अनलेस कोई हमारी राउटिंग अपडेट नहीं हुआ है तो चलता रहेगा, राइट? तब तक चलता रहता है। अगर कोई नया राउटिंग अपडेट होगा मीनवाइल, तो वो इसमें अपडेट नहीं होगा, राइट? नहीं होगा, वो इन डब्बों के पास आएगा ही नहीं। जो इनके पास लास्ट जब ये इससे कनेक्टेड थे, एज डिवाइस जब भी स्मार्ट से कनेक्टेड थे, OMP के थ्रू जो भी इसके पास राउट्स थे, डिस्कनेक्ट होने से पहले ये उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता रहेगा। क्योंकि एक बार जब हमारे पास अगर राउटिंग टेबल शेयर हो गई तो इसका तो फंक्शनलिटी खत्म होगी ना। हाँ, मतलब वो तो होता है, लेकिन फिर भी हमारे नेटवर्क में कुछ भी कहीं लिंक डाउन हो गया, लेट सपोज इस साइट में ये लिंक डाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जब ये कनेक्टेड था भी स्मार्ट, जब इसका कंट्रोल कनेक्शन दोनों अप थे, इसके लिए इसके और इसके बीच की BFD डायरेक्ट थी, ये तो भेज रहा था ट्रैफिक, ठीक है, लास्ट नॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही इसका और इसका भी स्मार्ट का कनेक्शन टूट गया, इसके राउट्स इसके पास आए नहीं, और इसके पास जो राउट्स बचे हुए थे पहले थे जब वो नॉन वर्किंग स्टेट में काम कर रहा था, बट एक्चुअली में वो है नहीं अभी ये। लेकिन ये फिर भी ट्रैफिक भेजने की कोशिश करेगा, वो जाएगा कहीं नहीं वो ट्रैफिक, क्योंकि अगर वो राउट्स है ही नहीं, यहाँ इसका ही लिंक डाउन हो गया, जहां पे जाना है डेस्टिनेशन का ही लिंक अगर डाउन हो गया, तो वो राउट्स कहां से पहुंचेंगे वहां। तो वो एक तरह से जो है कि बर्डन हो जाएगा ना डब्बे पे, वो सेंड करता रहेगा, उसकी राउटिंग टेबल में दिखा रहा नहीं है, बट वो काइंड ऑफ ब्लैक होने हो जाती है फिर आपकी वो। हाँ, इसीलिए इसका ग्रेसफुल रिस्टार्ट टाइम होता है ना। हाँ ठीक है, मतलब अनटिल अनलेस अगर कोई राउटिंग चेंजेस नहीं होते तो कोई इम्पैक्ट आता नहीं है, बट राउटिंग चेंजेस होंगे तो वो अपडेट मिलेगा नहीं किसी को। दैट्स जी वही होता है। ठीक है। और संदीप, अगर ग्रेसफुल टाइमर सपोर्ट फॉर 12 आवर्स है बाय डिफॉल्ट, सो आफ्टर दैट चलना चाहिए क्या नेटवर्क फॉर सिक्योरिटी रीजन? बिकॉज़ नेटवर्क चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन उन्हीं का नेटवर्क चलेगा जिनके डेस्टिनेशन वाले स्टिक होंगे, अप होंगे, अदरवाइज वो ट्रैफिक जाएगा कैसे यहाँ। मतलब लेट सपोज करो यहाँ पर एक सोर्स था, आई अंडरस्टैंड, लाइक ग्रेसफुल टाइमर अगर आपने कॉन्फ़िगर कर रहा है 12 घंटे के लिए, कंट्रोल आपका अनरीचेबल हो गया, सो फॉर 12 आवर्स व्हाटएवर राउटिंग टेबल इट्स अवेलेबल ऑन द VH, उसको फॉलो करेगा लोकली, राइट? द क्वेश्चन व्हाट हैपेंस आफ्टर 12 आवर्स? सपोज आपका कंट्रोलर अपने आ रहा 12 घंटे के बाद भी, so do the traffic continue to follow that local cache advertised route or whatever it in the local VH device? इस पे कोई ऐसी
किसी ने अभी तक देखा नहीं है कि मैं 12 घंटे तक ना इसको डाउन करके रखूं एंड देन वी विल सी द रिजल्ट। बट सिस्को ये बोलता है कि अगर आपका 12 घंटे के बाद जो भी आपने ग्रेसफुल रिस्टार्ट टाइमर डाला है, अगर वो चला जाता है तो फिर ये डेटा सेंड करना बंद कर देगा। वहां तक ये करेगा। Exactly, because that's for a security concern, right? If even if it's forward method. हाँ, मतलब आपका कंट्रोल, आपका जो मेन माइंड है वो भी स्मार्ट है। भी स्मार्ट को आपने बोल रखा है कि चलो मेरे भी स्मार्ट के साथ मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा ग्रेसफुल रिस्टार्ट टाइम 72 घंटे या 12 घंटे। 12 घंटे तक भी वो अप नहीं आ रहा है तो फिर तो भी स्मार्ट का काम ही क्या हुआ? फिर तो एक बार भी स्मार्ट से बना के छोड़ दो, मुझे नेटवर्क में कुछ चेंज ही नहीं करने भाई। अब वो तो राइट। ओके, एक तो ये था, एक तो ये, ठीक है। अभी बात करते हैं कि बैकबोन में अंडरले या SD-WAN की साइट से दूसरी SD-WAन की साइट पे या एक रीजन से दूसरे रीजन पे बैकबोन में क्या ये सेटअप करते हैं कि जिसकी वजह से ये ट्रैफिक ऐसा चला जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो राउटर है, जो लेगेसी का राउटर है आपका, वो आपका OMP नहीं समझता है, करेक्ट? और जो आपका SD-WAN है, हेलो, yes संदीप, go ahead, मैं go ahead. हूँ। Yeah, ठीक है, मुझे लगा मैं कहीं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला हमारा सेटअप यहाँ तक, जैसे लेट सपोज करो मैं इसको ना, फॉर इंस्टेंस आपका बैकबोन, यहाँ पे कोई एज का ये डब्बा है, एज के डब्बे के ऊपर आपका कोई भी अंडरले है, इट कुड बी MPLS, ISP, कुछ भी है ये रिस्पेक्टिव। यहाँ पर आपका, आप DC बोलो या मैं अपने नॉर्मल वर्ड में इसको बोलता हूँ, इसके बीच में आपका DC-VC हो सकता है इधर, then it goes to here, same thing goes with here। यहाँ पर लेट सपोज आपका ये जब डब्बा यहाँ से ऊपर आता है ना, नॉर्मल जो आपका अगर ऑन प्रीम सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमारा AWS का सॉल्यूशन है, आई डोंट नो कि व्हाट दे यूजेस हियर एट दिस पॉइंट, बट नॉर्मली अगर आपका ऑन प्रीम सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक डब्बा आता है, कॉन्ट्रेल बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्रेल क्या है? कॉन्ट्रेल एक जूनिपर का डब्बा होता है जो कि दो तीन चीजें करता है। एक तो वर्चुअलाइज मशीन है, इसके अंदर VM आप सब होस्ट कर सकते हो, एज ए राउटर का भी आपने अगर सुना होगा। तो ये क्या काम करता है आपका, BGP टू OMP, OMP टू BGP। अगर मैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलूं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर SD-WAN साइट है, यहाँ पर भी SD-WAN साइट है, ठीक है, और ये फुल मैश नहीं है, ये दूसरा रीजन है लेट सपोज यहाँ पे। तो यहाँ पर इस रीजन में ऐसा तो नहीं है कि ये डायरेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। हमारी यहाँ अगर मैं किसी भी कस्टमर को पकड़ूं, फॉर इंस्टेंस एंग्लो पकड़ूं, DHL पकड़ूं, तो बीच में हमारा DC आ जाता है। DC से होते हुए फिर वो दूसरे कंट्री में जाएगा या दूसरे रीजन में जाएगा, जो भी है, पैक एरिया। DHL में तो सब कुछ ही सेपरेट कर रखा है, लेट टेक एग्जांपल ऑफ एंग्लो। तो वहां पर क्या होगा, बीच में DC आ जाती। बट इस DC में जो ये वाला पार्ट है, इसकी हमें विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी होगी उनको जिन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे इसको डिप्लॉय किया होगा AWS में, अपने कंट्रोलर्स को और हमारे गेटवेज को। तो ये वाला जो आपके BGP के राउट्स होते हैं या OSPF के राउट्स होते हैं, इनको OMP में, और क्योंकि ये दोनों समझता है, ये कॉन्ट्रेल का जो जूनिपर का डब्बा है, ये दोनों चीजें समझता है आपकी। तो ये इन दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट करने में भी, यहाँ से लेगेसी के रूट और लेगेसी से SD-WAN के रूट को आपस में एक दूसरे को रिडिस्ट्रीब्यूट कराने में एक हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ का सेटअप मेरे को नहीं पता है, बट नॉर्मली अगर ऑन प्रेम सोल्यूशन होता है तो ऐसा होता है। अब AWS से इन्होंने लिया है, तो AWS के नियर जो भी ट्रांजिट गेटवे होगा इनका, वहां पर कहीं ना कहीं ये कोई डब्बा इन्होंने लगाया होगा, जो कि सारे के सारे SD-WAN के रूट लेगेसी में, लेगेसी के रूट SD-WAN में दे रहा है आपके। ठीक है, इसमें मैं बहुत ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, बिल्कुल डीप वाली बात हो जाएगी। But Sandeep, even like it's a Cisco solution, the Viptela the Cisco solution. So why are we using Juniper Contrail? Because Juniper itself having a separate SD-WAN solution, right? जूनिपर में सबसे बड़ी बात ये है ना, ओपन स्टैक सुना है सबने?
ओपन Right. स्टैक एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपका मेरे ख्याल से नुआज में भी चलता है, करेक्ट? वो एक not OpenStack, they are following the OpenFlow. So हाँ, that's a totally ओपन different. स्टैक से ही लिया है ना। ओपन फ्लो कोई अलग से नहीं है। वो ओपन स्टैक जो है आपका एक बेस जो चीज है वो ओपन स्टैक ही आपकी, जिसमें न्यूट्रॉन चलते हैं आपके, वहां से लिया हुआ है सब ने। किसी ने भी ये वर्चुअलाइजेशन वाला सेटअप जिसने भी बनाया है वो सारा का सारा ओपन स्टैक से लिया हुआ है। और ओपन स्टैक अभी मार्केट में फ्री टू यूज है। कोई भी उसमें अपनी कुछ स्क्रिप्टिंग करके अपना कुछ भी वर्चुअलाइज करके कोई नया प्रोटोकॉल बना सकता है। सिस्को पे भी तो राउटर है ना जो लेगेसी को समझते हैं, they understand OMP as well. They do have a coding, right, which understand कितनी OMP protocols. सिस्को ना जैसे अभी सीएज को लेके आया है, ठीक है, हायर एंड भी लेके आया, 83 लेके आ गया, 82 लेके आ गया, 85 लेके आ गया है, ठीक। ये अभी आए हैं मार्केट में, अभी आए ही 5-6 महीने ही हुए हैं इनको, जब ये इनको फुल फ्लेज में। लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो ये यूज कर रहा था, सबसे पहले सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया आपका ISR 1100 4G देन 6G, ये दोनों यूज किए इन्होंने। इसमें बहुत ज्यादा इनकी खुद की लिमिटेशन थी, BFD की लिमिटेशन थी, या कमांड लाइन की लिमिटेशन थी, या सिक्योरिटी की लिमिटेशन थी। अभी भी जैसे आपका 4000 वाला जो ISR राउटर ये लोग चला रहे हैं सीएज में, इसमें ना मैं ऐसे बता देता हूँ वो बेटर रहेगा। मोस्टली 4300 है जो भी यूज कर रहे हैं यार, 4500 है, 4330 करके आज का चल रहा है भाई। ये आपका ना ISR कोई भी सीएज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये ASR है, ISR है, या क्या है, या उनका कोई वर्चुअलाइज सीएज है। अब तो उन्होंने वर्चुअलाइज भी निकाल दिए हैं क्लाउड वाले, ठीक है। UCP पे भी उन्होंने SD-WAN का सपोर्ट दे दिया है। एक्चुअली इन सब में एक मेन मुद्दा ये वाला है कि इस सब के अंदर ना भी इतना कैपेबल नहीं है। हाउएवर थ्रूपुट के मामले में ये बहुत अच्छा होगा, या इसमें जो सबसे बड़ी चीज है ये QFP टेबल को मेंटेन करके रखता है हर एक प्रोसेस के लिए। अगर इसमें क्रिप्टो से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चल रहा है तो इसके पास एक डेडिकेटेड ASICs है उसकी। जैसे आपका कैटलिस्ट स्विचेज में आपने देखा होगा कि अगर मेरा पर्टिकुलर ये मेरा अगर 24 पोर्ट का स्विच है, इसमें से ASICs में किसी में दिक्कत आ गई तो ये सिंगल ASICs होती है इन 24 पोर्ट्स के लिए। जो लेटर ऑन में आए उनमें मॉड्यूलर आ गए कि भाई एक ASIC होगी इस 4 पोर्ट के लिए। अगर ये ASIC में दिक्कत आ गई तो मेरा या तो ये पूरा डब्बा गया या तो ये पूरा मॉड्यूल गया, करेक्ट? यही होता है। अभी तक सिस्को ऐसी सपोर्ट करता है आपको। जो आपके ISR और ASR राउटर में इन्होंने SD-WAN को डिप्लॉय किया है, जो हाई एंड राउटर में उन्होंने क्या किया कि हर एक प्रोसेस के लिए इन्होंने डेडिकेटेड QFP और डेडिकेटेड ASICs दिए। वो एक बेस्ट पार्ट है इसका। लेकिन अभी भी अगर इसको नॉर्मल से अगर आप सीएज की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सीएज पे आपने एक इंटरफेस पे IP दी, उसको टनल इंटरफेस बनाया, उस पे SD-WAN की कॉन्फ़िगरेशन डाली एंड इट विल बूम स्टार्ट वर्किंग। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था कि आपका जो भी सीएज है ना, आपका सीएज में आपको अगर इस मेरे कोई गिग पोर्ट है, गिग 0/0 है सपोज, ये मैं बिपटेला में अगर इसको कॉन्फ़िगर करूंगा तो इसमें मैं टनल इंटरफेस लिख के, IP लिख के, टनल इंटरफेस लिख के, कलर लिख के, और ये मेरा इंटरफेस तैयार है। बट नॉट सेम गोज विद सीएज। सीएज में आपको इस गिग इंटरफेस को पहले एक टनल इंटरफेस के साथ बाउंड करना पड़ेगा। वहां आपको लिखना पड़ेगा मोड SD-WAN, ये आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में डालना पड़ेगा। देन यू नीड टू गो इन प्रोसेस विद SD-WAN। SD-WAN में इसी इंटरफेस के अंदर जाके आपको टनल इंटरफेस लिखना पड़ेगा। देन यू नीड टू पुट ऑल द SD-WAN रिलेटेड कमांड्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सीएज में हर चीज 2 बार होती है, VEज में ऐसा नहीं है। तो इसलिए अभी भी ये फुल फ्लैज कैपेबल नहीं है सीएज। जहां पर मैं एक नॉर्मल एज डब्बे की बात करूं, दैट इज व्हाई इज द ओनली रीजन कि इतना बड़ा गेटवे जहां पर आपके सारे रीजन का ट्रैफिक आए, वहां आप ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो। सीएज के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी भी। वो तो ठीक है, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड लाइक वहाँ पे ना एक जैसे UBR होता है, जो भी एक अंडरले लेगेसी राउटर भी अगर होगा वहाँ पे, सो जस्ट नीड टू मेक सो लाइक इट अंडरस्टैंड बोथ ऑफ द प्रोटोकॉल, है ना, लेगेसी के प्रोटोकॉल प्लस OMP प्रोटोकॉल इन व्हाटएवर डिवाइस कैपेबल। बिकॉज जुनिपर हो गया या आपका जो भी अगर TW जैसे एजोर में आजकल गेटवे रहते हैं ना,
TWG हो गया, ट्रांजिट AWS गेटवे। गेटवे, तो जो भी रहते दे अंडरस्टैंड इट, सो दैट्स फाइन फॉर मी, आई थिंक ठीक है, एंड वी कैन मूव अहेड एंड ओके। तो उसके बाद आते हैं अपन लोग पहले कंपोनेंट पे आ जाते हैं, एंड देन वी विल गो टू, कितना टाइम है अभी, 20 मिनट और है, ठीक है। SD-WAN में जो सबसे मेन कंपोनेंट है, हम सभी जानते हैं, vManage है, vSmart है और vBond है। आई होप यहाँ पर जितने भी लोग हैं कॉल पे सब अवेयर होंगे, बट फिर भी मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ। vBond इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन। कैसे करता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक PNP पोर्टल होता है। जब कभी भी कोई नया डब्बा, कोई नई डिवाइस किसी भी कस्टमर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेज की जाती है, तो यू हैव टू गो टू दैट PNP पोर्टल फर्स्ट। उस डब्बे का मॉडल नंबर, उस डब्बे का सीरियल नंबर और उस पर्टिकुलर अकाउंट का जो भी आपका स्मार्ट अकाउंट का नाम है XYZ, उसके साथ आपको वो PNP पोर्टल पे जाके व्हाइट लिस्ट करना पड़ता है पहले। वंस इट गोज व्हाइट लिस्टेड, इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ईदर ऑन योर vManage, और अगर नहीं है तो देन यू नीड टू मैनुअली पुश इट फ्रॉम, you need to download that particular file जो कभी भी वहां पर white list होके जनरेट होती है, you need to upload it. I'll quickly show you that part. Manage device plug and play, यहाँ पे आके जब सिस्को सॉफ्टवेयर सेंटर में आओगे, नेटवर्क प्लग एंड प्ले में मैनेज डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, ये आपको PNP पोर्टल पे ले जाएगा, प्लग एंड प्ले कनेक्ट पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है अभी भी। अगर कोई आपसे पूछता है, बीइंग SD-WAN सपोर्ट अगर आप किसी को कर रहे हो, आपको कोई पूछता है स्मार्ट अकाउंट क्या है, तो वो इसी नाम से बेचती है। ये स्मार्ट अकाउंट सारे कस्टमर के लिए सेम है। इट कम्स टू वर्चुअल अकाउंट, यहाँ पे 2 अकाउंट होते हैं, हर कस्टमर को अलग से एक वर्चुअल अकाउंट में रखा जाता है। दैट डिटेल यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। ये यहाँ पे सारे के सारे वर्चुअल अकाउंट हैं आपके। अब जिस पर्टिकुलर कस्टमर में आपको व्हाइट लिस्ट करना है डब्बा, यू नीड टू नो द वर्चुअल अकाउंट नेम, वो तो आप उसके vManage पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, जहाँ पे vManage लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है इसके आगे आपको लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट डिजिट जो इसकी है, ये आपका वर्चुअल अकाउंट है 784, विच इज एंडिंग विथ 784। यहाँ पे आप जाओगे, 784 वाला जो भी होगा, ये है, ये आपका DHL एप्टो का वर्चुअल अकाउंट है। ऐसे ETO का अलग होगा, ETMO का अलग होगा, और हर एक कस्टमर का अलग होगा। नाउ आपके पास कोई नया डब्बा आया फॉर इंस्टेंस, और आप RMA के केस में बोल रहा हूँ क्योंकि हम डिलीवरी तो यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, बट RMA के केस में नया डब्बा आता है और आपको वो रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड डिवाइस में जाओगे, ऐड डिवाइस में जाके यहाँ पे इंटर मैनुअली करोगे, नेक्स्ट करो। पहले वो सीरियल नंबर को यहाँ सर्च कर लेना, कहीं दिखा तो नहीं रहा है, किसी और अकाउंट में तो नहीं है। अगर नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली कम हियर, आइडेंटिफाई डिवाइस, यहाँ पे उस डब्बे का सीरियल नंबर डाल दो, XYZ जो भी डालना है आपको। प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, अगर 2K है तो VH लिख दो, इससे रिलेटेड सारे आ जाएंगे। एग्जैक्ट मॉडल आपको FE बता देगा या SD बता देगा, जो भी। लेट सपोज ये वाला VH है। कंट्रोलर प्रोफाइल में जो भी यहाँ पे आ रही है इस अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमारा क्लाउड होस्टेड है तो यही प्रोफाइल आएगी सब में। ये करके सेव करोगे, सेव करने के बाद ये नेक्स्ट करने के लिए पूछेगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब ये अगर ये डब्बा होगा, ठीक है, ये अगर एग्जिस्ट होगा, इस कस्टमर में हमने खरीदा होगा, इसकी बिलिंग होगी, इसकी पैक फाइल अगर होगी अवेलेबल सिस्को PNP पोर्टल पे, तो इट विल गेट व्हाइट लिस्टेड। एक, अगर ये डब्बा है और ऑलरेडी ये सीरियल नंबर किसी और अकाउंट में किसी ने व्हाइट लिस्ट कर दिया है गलती से, कुड भी डिलीवरी के टाइम पे हम क्या करते हैं, एक एक डब्बे को व्हाइट लिस्ट नहीं करते हैं,
जब हम किसी साइट में किसी की माइग्रेशन करने जाते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास, मैं एक इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर हूँ और मेरे पास आई कि ये 10 साइट तेरे को माइग्रेट करनी है, तो मैंने उन 10 साइट की सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, एक CSV फाइल बना ली एक्सेल सीट में, और डायरेक्टली मैं CSV फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ। तो उसने वो एक साथ अपलोड कर दिए हों, तो हो सकता है वो किसी और अकाउंट में हो जाता है, कभी सीरियल नंबर का आगे पीछे कुछ चेंज हो गया या मॉडल नंबर चेंज हो गया, तो हो सकता है किसी और अकाउंट में भी वो वाइट लिस्टेड हो जाती है। और जब आप यहाँ पे करोगे तो जैसे ही सबमिट करोगे आपको एरर देगा। अगर वो पहले से वाइट लिस्टेड है, किसी और अकाउंट में है, तो इट विल क्लियरली शो यू हियर कि ये डिवाइस जो है दूसरे अकाउंट में ऑलरेडी क्लेम्ड है। तो इधर यू नीड टू चेक ऑन दैट पर्टिकुलर अकाउंट जहां ये क्लेम्ड है, और इधर यू नीड टू ओपन ए टैग विद सिस्को लाइसेंसिंग टीम, एंड उनको बोलना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, डिवाइस का फोटो खींच के एफई से सिस्को की लाइसेंसिंग टीम को कि भाई ये डब्बा हमारे कस्टमर का है, इस साइट का है, ये किसी गलती से किसी और साइट पे क्लेम दिखा रहा है, इसको वहां से रिमूव करो और तब यहाँ लगाओ। अगर एक ही कस्टमर का है और फिर आपको ऐसा दिखा रहा है, देन यू नीड टू कंफर्म इट विद कस्टमर। हो सकता है उस पर कुछ सर्विसेज चल रही हुई हो, अगर यहाँ से डी कमीशन कर देगा सिस्को और दूसरे अकाउंट में मूव कर देगा उसको, तो देन इट विल बी ए रिस्क अगेन। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप सबमिट करोगे वापस, यहाँ पर आप एक को फाइल दिखा देगा, प्रोविजनिंग फाइल, वो फाइल डाउनलोड करनी है, और वो फाइल डाउनलोड serial.viptela के नाम से होती है। अदरवाइज आप सिस्को से डायरेक्ट भी उसको सिंक कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, जैसे आपने वहां व्हाइट लिस्ट की, यहाँ पे आ जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओ, डिवाइस में आ जाओ, ये यहाँ पे मैनेज लिस्ट दिखा रहा है आपको, सिंक अकाउंट कर दो। सिंक अकाउंट के लिए आपके पास एडमिन क्रेडेंशियल होने चाहिए। एडमिन क्रेडेंशियल जैसे ही डाल के आप सिंक अकाउंट करोगे, वो PNP पोर्टल से सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ही उठा लेगा जो डब्बा व्हाइट लिस्ट हुआ है। ठीक, अगर ऐसा नहीं करना है आपको, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आओ, अपलोड व्हेन एज लिस्ट पे क्लिक करो, वो जो serial.viptela फाइल आपने डाउनलोड की है चूज करो उसको, और उसको चूज करके यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, जैसे आप ऐड करके वैलिडेट करके अपलोड करोगे, रिफ्रेश करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, वापस सर्टिफिकेट में जाना है, वापस एक बार सेंड टू कंट्रोलर करना है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप सेंड टू, अभी ये इंफॉर्मेशन केवल vManage के पास आई है, यहाँ पे कंट्रोलर, बाकी कंट्रोलर के पास नहीं गई है, और आपके डब्बे को फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेटर इज vBond। तो जब आप यहाँ पे सेंड टू कंट्रोलर करोगे, देन vManage विल पुश दैट इंफॉर्मेशन टू ऑल 3 कंट्रोलर, जितने भी आपके vBond हैं अक्रॉस द ग्लोब, और जितने भी आपके vSmart हैं, सब पे वो इंफॉर्मेशन भेजेगा कि भाई ये XYG सीरियल नंबर का डब्बा, ये मॉडल नंबर का डब्बा इज नाउ authorized to join our Viptela fabric. If anyone trying to make control connection with you, please authorize that particular device. तो ऐसे करके वो इंफॉर्मेशन vBond के पास जाती है, और जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके vBond के पास आ जाती है, तो vBond सर्टिफिकेट वगैरह एक्सचेंज होते हैं। उस पर डिटेल में कभी बाद में जाऊंगा कि सर्टिफिकेट कैसे एक्सचेंज होते हैं या DTLS क्या है। आज मैं केवल और केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, तो ये काम होता है vBond का ऑथराइजेशन करने का। बट ऑथराइजेशन करने से पहले हमें वो सारे स्टेप्स करने होते हैं, PNP पे जाके अपलोड करके या सिंक करके, देन vBond विल ओनली अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर डिवाइस। और आप यहीं से भी उसको वो कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लेट सपोज आपने ना ये वाला डब्बा अभी व्हाइट लिस्ट किया है फॉर इंस्टेंस, आप यहाँ आओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाइट लिस्ट हो गया, नाउ इट इज शोइंग ऑन vManage। कॉन्फ़िगर में जाओगे, डिवाइस में जाओगे, क्योंकि उस डब्बे पे अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन तो है नहीं, ना होस्ट नेम है उस पे। आप इससे सर्च करोगे, ये यहाँ पर अगर वैलिड दिखा रहा है आपका स्टेटस, प्लस यहाँ पे देखोगे आप, ये हो सकता है इन सिंक ना भी दिखाए, इट्स ओके, बट ये वैलिड दिखाना चाहिए यहाँ पे। तो मतलब आप इस डब्बे को अपने नेटवर्क में लगा सकते हो। आप vManage ने, vBond ने इसको वैलिडेट कर दिया है। अब जैसे इसका इस बंदे ने, जिसने भी इसको किया होगा, इसने कैसे किया है, तो ये बता भी रहा है यहाँ से कि ये स्मार्ट अकाउंट से ऑलरेडी सिंक हो चुका है। जब कभी आपको डब्बा डिलीट करना है, उस पर कभी बाद में आऊंगा, जब आपको नया डब्बा लगाना होता है तो आपको पहले ये डिलीट करना होता है। अदरवाइज vManage विल नॉट अलाउ यू टू
मेक अ कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज सिस्टम आईपी साइट आईडी सेम होगी आपकी, तो वो डिटेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो vManage अलाउ ही नहीं करेगा नए डब्बे को विप्टेला फैब्रिक में ऐड करने के लिए। यहां तक क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी संदीप भाई, ओके। जी रूट जी सर्ट clear। रूट सर्ट वीएच पे बाय डिफॉल्ट सिस्को इंस्टॉल करके देता है, फिर हमें करना होता है? नहीं, बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। By जैसे ही default। जब फर्स्ट टर्म होता है ना, ये सारा प्रोसेस बाय डिफॉल्ट होता है। अगर नहीं हो रहा है तो देयर कुड बी मल्टीपल रीजन। कुड बी आपका vManage बहुत हायर फर्मवेयर वर्जन पे है, लाइक आपका vManage है 20.x पे और आपका vEdge है 17 पे, तो नहीं होगा, कंट्रोल कनेक्शन ही अपनी आएंगे। जब आप सो कंट्रोल लोकल प्रॉपर्टी करके चेक करोगे, इट विल क्लियरली गिव यू दैट एरर कि यहाँ पर रूट सर्ट इंस्टॉल नहीं हुआ है। सो कंट्रोल कनेक्शन हिस्ट्री चेक करोगे तो वहां पर वो एरर भी दे देगा कि भाई किस एरर की वजह से ये DTLS कनेक्शन नहीं बन पा रहे हैं। तो वहां पर लाइसेंस का या रूट लाइसेंस का ऐसा कुछ आएगा, किस डब्बे के साथ, vBond के साथ, vManage के साथ या vSmart के साथ, किसके साथ इसके सर्टिफिकेट एक्सचेंज नहीं हुए हैं, वो सारा एरर वहां पर आएगा। देन इधर अपग्रेड दैट डिवाइस टू 19.2.3 जो उसका मतलब लेटेस्ट है, जिसके साथ वो सिंक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका एज डिवाइस बहुत लोअर वर्जन पे चल रहा है और आपका vManage या कंट्रोलर आपके 20 पे चल रहे हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। इधर DTLS भी नहीं बनते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप सीधे 17 से 20 पे ले जाओगे उसको। दैट्स नॉट अ प्रोसेस। आपको पहले बीच वाले में जो कंफर्टेबल है, फॉर इंस्टेंस 17 से आपको 20 पे जाना है तो आपको 19 के किसी वर्जन पे जाना पड़ेगा। पहले 19 पे ले जाओगे, फिर जाके आप 20 पे जाओगे। एक जंप में नहीं जा सकता आप, वो अदरवाइज वो बार बार फेल होता रहेगा, अलाउ ही नहीं करेगा वो। ओके। ठीक है, तो ये था vBond का तो संदीप, इन केस ऑफ RMB जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है एंड द सर्टिफिकेट, सिस्को विल प्रोवाइड डायरेक्टली, राइट? सिस्को कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। लेट सपोज आपका डिवाइस फॉल्टी हो गया, आपने बोला एसडी Right। को ये फॉल्टी है, आपने सिस्को को बोल दिया भैया इसका आरएमए करो। सिस्को उसके बाद फॉलोअप करेगा एसडी से कि भैया एड्रेस दो, वो भेज देगा। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो डब्बा साइट पे पहुंचे उससे जस्ट पहले उसको व्हाइट लिस्ट करना, और जब एफई साइट पे जाएगा देन ओनली वी केम टू नो कि इसमें iOS वर्जन क्या है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि ये 17 पे चल रहा है या 19 पे चल रहा है, 20 पे चल रहा है। And that basic information like vBond, IP and smart account detail and all. वो मैं बताऊंगा, वो दूसरे उसमें बताऊंगा वो। Okay, no problem। संदीप मतलब ओके, तो ये कोई डॉक्यूमेंट है? पीएनपी दादा यहाँ पे होती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सब मैनुअली ही होता है। अच्छा। और इसमें जेटीपी होती है vEdge में, वो मैं किसी दिन बताऊंगा। पीएनपी होती है केवल cEdge में। दैट्स अ मेजर डिफरेंस। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएनपी एंड जेटीपी, जेटीपी होती है vEdge के लिए और पीएनपी होती है cEdge के लिए। दोनों का जो सर्वर है वो दोनों का डिफरेंट है यूआरएल। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो अभी आते हैं वापस vSmart पे। vBond का काम हो गया। vBond ने क्या किया, आपको ऑथराइज कर दिया कि नाउ सर्टिफिकेट एक्सचेंज हो गए। vBond ने बोला कि नाउ यू आर ऑथराइज टू ज्वाइन माय विप्टेला फैब्रिक। vBond देन प्रोवाइड vManage एंड vSmart IP टू एजेज। वो एज को बोलता है कि भाई ये vSmart की IP है, ये vManage की IP है, एंड दे आर द मेन कंट्रोलर एक्चुअली, जहां आपको कंट्रोल कनेक्शन बनाने हैं परमानेंट। और जैसे ही ये वो इंफॉर्मेशन उनको देता है, और एक बार जब एज डिवाइस vSmart और vManage के साथ में कंट्रोल कनेक्शन बना लेता है, वो सेम प्रोसेस दोबारा होता है सर्टिफिकेट एक्सचेंज का हर कंट्रोलर के साथ में। व्हेन द कंट्रोल कनेक्शन केम अप, देन जो vBond के साथ है आपका DTLS कनेक्शन, दैट विल टियर डाउन, क्योंकि वो टेम्पररी होता है, उसका काम ही नहीं है, अब उसमें कोई इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं होनी है। अगेन आपका लिंक अगर कभी फ्लैप हुआ, पावर आउटेज हुई साइट पे, कुछ भी इशू आया अंडरले में, देन इट विल अगेन स्टार्ट फॉर्मिंग अ कंट्रोल कनेक्शन विद vBond एंड अगेन स्टार्ट एक्सचेंजिंग दीज सर्टिफिकेट टू चेक कि भाई वैलिडेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो जब ये vSmart के साथ आपका इसके बाद जब vSmart पे ये इंफॉर्मेशन, vSmart के vEdge के पास इंफॉर्मेशन आ गई, इसका IP आ गया, सिस्टम IP, इसका IP आ गया, TLOC IP आ गया, सब कुछ आ गया, यहाँ से इनके साथ में परमानेंट कनेक्शन बनाता है। एंड देन OMP आपने अगर डाउन नहीं की हुई है, मैनुअली बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है, ऑन है, तो ये सारे के सारे OMP राउट्स इसको जहां जहां से मिल रहे होंगे रिमोट साइट से,
एज पर पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ आके सब कुछ मिल जाएगा। जो आपने अपने कंट्रोल पॉलिसी में डिफाइन किया होगा, डेटा पॉलिसी में डिफाइन किया होगा, जो साइट आईडी में आपने इसको कंट्रोल पॉलिसी के अंदर रखा होगा, दैट कॉन्फ़िगरेशन विल गेट पुश टू द दैट वीएज ओनली। ऐसा नहीं है कि हर वीएज में एक तरह की पॉलिसी ही चली जाएगी वी स्मार्ट पे जो कुछ अवेलेबल है। ठीक है, एक बार वीएज के पास में वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई, देन इट विल एक्ट फॉर इट्स डेटा प्लान। फिर वो अपने डेटा प्लान के लिए एक्ट करेगा। वो लोकलाइज पॉलिसी, सेंट्रलाइज पॉलिसी, डेटा पॉलिसी विल डिस्कस इन नेक्स्ट कपल ऑफ सेशन अगेन, कि कहाँ पर किस पे क्या आता है, कैसे आता है, कैसे आप एक वी एज को एक साइट से दूसरी साइट पे मूव करना है या एक गेटवे से दूसरे गेटवे पे मूव करना है, हाउ यू कैन चेंज दैट, वो सब चीज़ें भी इसमें होती हैं। यहाँ पर हाउएवर बहुत सिंपल सा है बीटी में, इतना क्रिटिकल बनाया नहीं है। डाउन है तो डाउन है, अप है तो अप है, और कभी मैंने देखा नहीं कि कहीं पे आप साइट लिस्ट चेंज कर। अगर वैसा कुछ क्रिटिकल आता है तो आई थिंक सीओई कुछ करती है इसमें, हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं। केवल आरएमए वाले पार्ट में हम लोग स्क्रैच से करते हैं, बाकी सारा सीओई कर रही है। भी यहाँ से भी स्मार्ट से ही आपको सारे के सारे राउट्स मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं केवल वी स्मार्ट की बात करता हूँ। दिस इज माई वी स्मार्ट, दिस इज माई वन ऑफ द एज, दिस इज माई अनदर एज इन अनदर साइट। ये मेरा एक DTLS कनेक्शन बना है, दिस इज माई DTLS कनेक्शन बना है, एंड अंडर दिस DTLS कनेक्शन देयर इज ए OMP प्रोटोकॉल, OMP प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, इन DTLS कनेक्शन के अंदर ही आपकी OMP चलती है, और इस OMP के थ्रू लेट सपोज यहाँ पर आपका x.x.x नेटवर्क है, यहाँ पर आपका y.y.y नेटवर्क है। तो ये क्या करता है, ये VH अपने सारे लैन प्रीफिक्सेस अगर मैंने एडवर्टाइज किए हैं, बाय डिफॉल्ट एडवर्टाइज कनेक्टेड, स्टैटिक और OSPF internal routes is by default get advertised in OMP. Apart from these three, if you need to advertise in BGP or OSPF external, you have to manually configure it. आपको OMP की प्रोसेस के अंदर जाके लिखना पड़ेगा कि OSPF एक्सटर्नल रूट को OMP में डालो या BGP के राउट्स को OMP में डालो, अदरवाइज वो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने लैन प्रीफिक्स की OMP के थ्रू इंफॉर्मेशन देता है वी स्मार्ट को, अलोंग विद इट्स टीलॉक इंफॉर्मेशन। अब टीलॉक में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो कभी बाद में डिस्कस करूंगा। अभी बेसिक सा बता देता हूं कि आपका जो सिस्टम की IP होती है, आपका जो कलर होता है एंड आपका जो इनकैप्सुलेशन होता है, 3 टपल ऑफ थिंग्स इसको बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन, कलर क्या है, सिस्टम IP क्या है, ठीक है, और इनकैप्सुलेशन क्या है, उसके साथ साथ इसका जो WAN इंटरफेस की जो पब्लिक IP क्या है या प्राइवेट IP या नेटिंग है, जो भी है, वो सारी इंफॉर्मेशन ये दे देता है वी स्मार्ट को। सेम चीज दूसरी साइट से भी वी स्मार्ट के पास आती है। अब वी स्मार्ट एज पर पॉलिसी, इफ देयर इज ए पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड, दिस साइट नीड्स टू कम्युनिकेट विद दिस साइट, देन इट विल शेयर द इंफॉर्मेशन कि भाई अगर आपको x.x.x.y.y.y पे जाना है तो you should be, your underlay routing should be reachable to this particular TLOC. इस TLOC तक की reachability होनी चाहिए आपको, then only you will be able to share the data in between. अब BFD बननी है नहीं बननी है, that is again part of that policy. पॉलिसी में अगर BFD बननी है इन दो साइट्स के बीच में तो बनेगी, नहीं बननी है तो नहीं बनेगी। अदरवाइज यहाँ पर कोई DC होगा, पहले यहाँ से ये DC जाएगा, DC से यहाँ जाएगा। अगर मैंने फुल मैश कर रखा है इन दोनों के बीच में तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ BFD और IPsec टनल बना लेगा। तो वी स्मार्ट का काम मोस्टली क्या होता है, आपका जितने भी राउटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं सारे रीजन से, सारे साइट से, वो एज पर पॉलिसी हर एज के साथ में शेयर करना है। ठीक, ये मेन काम होता है। डिटेल में हम किसी दिन जाएंगे। वी मैनेज पे आ जाते हैं। वी मैनेज का डेटा प्लेन में कोई काम नहीं होता, ना ही कंट्रोल प्लेन में इसका कोई काम होता है। इसमें एक प्रोटोकॉल चलती है जिसको नेटकॉन्फ बोलते हैं। नेटकॉन्फ के थ्रू आप जितनी भी इसकी, जैसे वी स्मार्ट पर अगर आपको कुछ करना है या एज डिवाइस पे कुछ करना है तो आप एज डिवाइस पे नहीं जाते हो ना, आप यहाँ जाते हो
वी मैनेज पे जाते हो, वी मैनेज से उस पर्टिकुलर टेम्पलेट में जाते हो, उस टेम्पलेट से सेलेक्ट कर लेते हो जो भी एडिट करना है आपको एंड पुश कर देते हो उस डिवाइस पे। तो ये यहाँ से यहाँ जो पहुँचता है वो नेटकॉन्फ के थ्रू पहुँचता है। ठीक है, ये इसकी एक प्रोटोकॉल चलती है इसके बीच में। और इसके अलावा जितने भी एज डिवाइस में स्टैटिक्स चलते हैं आपके, मतलब कोई इंटरफेस अप गया, डाउन गया, यूटिलाइजेशन क्या था, मेमोरी थ्रेशोल्ड क्या है, या रीबूट हुआ, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन के जो स्टैटिक्स हैं ये वी मैनेज पीरियोडिकली इनको ग्रैब करता रहता है। और एक आपको जब GUI में आप जाते हो तो आपको एक सीट बना के दे देता है कि इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम पे इतना यूटिलाइजेशन था, इतना ड्रॉप थे, इतना एरर था, या इस पर्टिकुलर ओवरले टनल में इस सोर्स साइट से इस डेस्टिनेशन साइट के बीच में, इस बीच में फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में इतना ड्रॉप्स थे, रिवर्स डायरेक्शन में ये था, या 2 IPsec हैं एक ही DC के साथ में, तो MPLS वाले से इतना ट्रैफिक गया और इंटरनेट वाले से इतना ट्रैफिक गया। दैट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी मैनेज इज कीप्स गेटिंग बाय स्टैटिक्स। और यहाँ से ये इंफॉर्मेशन कैसे आपके सेबोन पे जाती है, दैट इज वाया API कॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी API भी चलता है, प्लस साथ में आपने सुना होगा कि हम बहुत सारे टाइम बोलते हैं कि भाई सेबोन से आप अपना हाई टॉप टॉकर ये वो सो देख लो। तो वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट के साथ अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है विच इज मैनेजमेंट गेटवे। मैनेजमेंट गेटवे से ही ये सारे स्टैटिक्स लेता है और इसी पे भेजता है, और यहाँ से फिर जो है आपके सेबोन पे जाता है। आप किसी भी डब्बे में देखोगे और कोई पॉलिसी आ रही है नहीं आ रही है वी स्मार्ट से, बट सी फ्लोडी वाली पॉलिसी जरूर आती है। और उस सी फ्लोडी की पॉलिसी में आपने वही मेंशन किया है कि आपके मैनेजमेंट गेटवे कौन है, एक्सपोर्टर कौन है, कहाँ आपको ये सारा का सारे स्टैटिक्स भेजने हैं डब्बे से निकाल के। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। हाउएवर ये बाकी नॉर्मल डेटा प्लेन में आपके किसी काम नहीं आएगा, बट अगर कभी किसी ने बोला कि भाई स्टैटिक्स नहीं दिख रहे हैं डब्बे के या सेबोन में नहीं दिख रहा है, तो देन यू कैन चेक VPN 512 के राउट 511 सॉरी VPN 511 in BT across all the customer is dedicated for management VLAN और VPN सॉरी। ठीक है, आई थिंक आज के लिए यहाँ पर विराम दे सकते हैं अपन। थोड़ा सा इस पे ध्यान दे सकते हैं कि एज के जो मॉडल थे इसमें एक कम कर दिया मैंने। एक VAge 100 था, फिर VAge B था, फिर M है, फिर 1000 है, फिर 2000 है, फिर 5000 है। यहाँ तक जब तक बिप्टेला को एक्वायर किया था सिस्को ने, ये बने थे, और इसके बाद से अभी तक इसमें कुछ आगे इन्होंने प्रोग्रेस नहीं की है। अब वो प्रमोट कर रहे हैं अपने कैटलिस्ट को, अपने ASR को, अपने ISR को, और उसके अलावा इनको जो आपके ये ENCS के बॉक्स हैं। मैं जब आपको पहले वो हाइपरवाइजर की बात बता रहा था ना, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि फ्यूचर इसका है। नेक्स्ट जनरेशन में आप देखोगे तो ये ISR ASR भी हट जाएंगे एंड दिस बॉक्स विल कम इनटू द पिक्चर। BT में मुझे दिखा नहीं है अभी तक, बट ये आएगा बहुत तेजी से। ये आपका ना ENCS बॉक्स होता है, आप गूगल कर लेना। ENCS 5000 सीरीज है, इसमें 5200, 5400 और अब 5600 भी आ गया है। तो ये एक इस तरह का एक सर्वर है सिस्को का ENCS। इसके अंदर इसका अपना फर्मवेयर होता है। ठीक है, इस फर्मवेयर के ऊपर इसकी एक हाइपरवाइजर होती है। हाइपरवाइजर कुड बी योर KVM और VMware और कुछ भी हो सकता है। जो आपने लिया है, जो आपने डाला है, वो आपके ऊपर है। KVM फ्री टू यूज है, VMware डालोगे तो यू हैव टू पे फॉर इट। ठीक है, और इसके ऊपर आप एक ही सर्वर के ऊपर आप VAge का VM होस्ट कर सकते हो, VAge की इमेज डाल सकते हो, आप राउटर, लेगेसी राउटर की ISR-V बोलते हैं इसको, वर्चुअल राउटर की इमेज डाल सकते हो, आप रिवरबेड की इमेज डाल सकते हो, आप WLC की इमेज डाल सकते हो, आप Fortinet की इमेज डाल सकते हो, और ऐसे मल्टीपल VMs आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हो। और क्योंकि इस पूरे डब्बे का फॉर इंस्टेंस आपको सिस्को बोलता है कि जब आप ये डब्बा खरीद रहे हो, मैं आपको 3 GB की या 3 TB की हार्ड डिस्क दे रहा हूं। अगेन हार्ड डिस्क, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ड डिस्क, HHD
और एसएसडी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है डेटा फॉरवर्डिंग के टाइम पे या स्टोरेज के टाइम पे। अगर ये एसएसडी होगी तो डब्बे का जो थ्रोपुट से लेकर के जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगे। यहीं पे ये अगर एचएसडी होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार ये रिमूव करने पड़ते हैं जो ओल्ड लॉक्स बन जाते हैं डब्बे में। आपको साथ में सिस्को बोलता है कि मैं आपको 32 GB की रैम दे रहा हूँ इसमें, ये डिपेंड करता है 5200 है तो उसमें डेडिकेटेड कितना CPU है, और 5400 है, 5400 में भी अलग अलग मॉडल आते हैं, उसमें कितना CPU वो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप VH को लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ मैंने 4 GB की रैम दे दी, वर्चुअल रैम, ये सारी वर्चुअल होती हैं एक्चुअली, दैट इज इंटेंड टू दिस बॉक्स ओनली एंड नाउ इट्स योर रोल। आपके पास इसका GUI एक्सेस भी होता है, GUI से भी आप जाके डेडिकेटेडली कर सकते हो, अदरवाइज आप CLI तो है ही है, CLI पूरा अगेन फिर लिनक्स बेस्ड होता है। आपने बोला मैं 4 GB इसको दूंगा, ISR के राउटर को जिसपे मेरा लिंक टर्मिनेट होना है इसको मैं 4 GB दे देता हूँ, मेरा WLC का बहुत काम है 6 GB इसको दे देता हूँ, मेरा फायरवॉल का बहुत काम है फायरवॉल को 4 GB दे दो, ऐसा आप डिसाइड कर सकते हो, इट्स अप टू यू जब आप इसको डिप्लॉय कर रहे हो। ये सारे के सारे ना यहाँ पर फिजिकली कनेक्ट होते हैं और इसमें 2 WAN इंटरफेस होते हैं, इसमें BR इंटरफेस होते हैं। जिन लोगों ने नुआज पे काम किया होगा आई होप दे आर ऑलरेडी अवेयर